पहुंच जाओ। एक मिनट रुक जाओ। ओके सर, सर मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अल्लाह हाफिज। सर एक क्वेश्चन करना था। हाँ कर लो। सर ये सेज मेकर पे कोड वगैरह चलाना जो हमने पिछले सेमेस्टर में किया था, जिस तरह हम टेंसरफ्लो पे चलाते थे कोड कोलैब, सर ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा? मैं ऐसे यही आपसे सवाल करना चाह रहा था कि अगर आपको ये वाला काम करना है, जैसे अभी मैंने बताया था कि सारे जो है वो डेटा को जमा करना है और जमा करने के बाद जो है वो प्रोसेस करना है, तो ये कहाँ पे करोगे? इतना सारा ये क्रॉलिंग व्रॉलिंग कैसे करोगे, कहाँ पे करोगे बताओ मुझे। सर कोलैब पे हो जाती है आराम से। हाँ लेकिन बस लगेगा कोलैब के ऊपर तो 24 घंटे के बाद सारा डेटा रीसेट हो जाता है। सर अगर हमें सर ये अपनी मशीन पे हो जाएगी तो प्रैक्टिस ही करनी है। हाँ लेकिन देखो आप मुझे बताओ कि मुझे उस कंपनी को क्या कहना चाहिए। मैं उनको सारा डेटा प्रोसेस करके उनको वो डेटा प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके लिए मुझे हो सकता है कि 24 घंटे अपनी मशीन चलानी भी पड़े, तो वो मशीन क्या करूं मैं, अपने पास खरीद लूं मशीन? आप ये कहना चाह रहे हैं? मैंने अभी उनको ये बोला हुआ है कि मैं आपको AWS के ऊपर जो है ना ये काम करके दूंगा, और आपका महीने का 100 से लेकर $200 पर मंथ का खर्चा है, ठीक है? अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा आइडिया तो दे दें। सर अगर जैसे ये इसी काम को, हाँ बोलो सर, ये वन टाइम काम है करके अगर फर्ज करो ये और उसके बाद जो दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? सर मैं एम्प्लॉय के उससे नहीं पूछ रहा, मैं एज अ स्टूडेंट पूछ रहा हूँ। आप देखें मसला ये है कि आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। मैं तो जो काम करने जा रहा हूं, अगर मतलब आप एज अ प्रोफेशनल काम करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? अगर आप ये मतलब हमेशा तो स्टूडेंट नहीं रहेंगे ना, कमाना वमाना नहीं है। नहीं सर वो भी ठीक है, लेकिन मैं एक बात आपसे ये कर रहा हूँ कि हमने जिस तरह पिछले क्वार्टर में कोड वगैरह चलाए थे, प्रैक्टिस की थी, तो हम इसमें जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी पैसे खर्च होंगे ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तो इसके अंदर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसमें प्रैक्टिस में भी पैसे खर्च होंगे, लेकिन ये वो पैसे हैं जो आपको पे ऑफ होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे लास्ट जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो आप लोगों ने टेक्निकली तौर पर, जो इजाज की बात सही है, आप लोगों ने डेटा इंजीनियर वाला काम तो किया, लेकिन डेटा साइंटिस्ट वाला काम किसी ने भी नहीं किया। क्या आपने उसी कोड को 50 मरतबा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलाया? नहीं सर नहीं चला, नहीं चलाया ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यार अगर वाकई आप डेटा साइंटिस्ट बनने चाहते हैं तो आप ये करें कि कोई भी केगल का कंपटीशन उठाएं, भले वो पुराना केगल का कंपटीशन है, और उसके अंदर जो है वो आप 94% या उससे ज्यादा एक्यूरेसी लेकर आए। सर मैंने एक कोड चलाया था, उसका कोड भी मैंने आपको शेयर किया था, वो डेटा इंटरप्शन डिटेक्शन का प्रोजेक्ट था, वो भी आपको मैंने शेयर किया था, आपको शायद याद हो। नहीं मुझे चीजें याद, मैं वो सब इसमें याद नहीं रहती, लेकिन मुझे बताओ कि आपने वो उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितनी मर्तबा उसको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ चलाया था? सर उसके अंदर मैंने तकरीबन 6, 7, 8 बार तकरीबन उसको अलग अलग मैंने उसकी यहाँ पर पैरामीटर्स की ट्यूनिंग करी है, फंक्शनल एपीआई बनाई, डायरेक्ट ये बिल्कुल आपने काम किया। तो ये अगर आपको हर रोज 50 मरतबा करना पड़े तो क्या ये आप चाहेंगे नहीं कि ऑटोमेट हो जाए? जी बिल्कुल सर चाहूंगा, है ना। तो अब यहाँ पर इसके लिए जो है आपको सेज मेकर या सेज मेकर जैसी और भी सर्विसेज है वो यूज करनी पड़ेंगी ना। अब मिसाल के तौर पर आप साइंटिस्ट हैं तो आप देखना चाहते हैं कि यार मेरा जो काम है वो साइकिट लर्न में ज्यादा अच्छा हो रहा है, टेंसर फ्लो में ज्यादा अच्छा हो रहा है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, रिलोस पे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, एसपीएम ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। ये सारे के सारी चीजें हैं जो आपको काम करना होगा। तो अगर आप लोगों के पास मेरी स्क्रीन शेयर हो रही हो तो मैं आप लोगों को ये जो एक्सपेरिमेंट पे लेके जा रहा हूं, जिसके अंदर जो है ये मेरा जो एक्सपेरिमेंट था, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इतने सारे थे, सही है। और इसके मैंने कितने डॉलर दिए? $8, ठीक है। तो अगर एक आपको ऑटोमेटेड सिस्टम $8 देकर
जो है वो ये काम करके देते, तो इसमें कोई गलत बात है क्या? सर ये काम क्या हुआ ये भी बताएं ना, जरा बात कर रहे हैं तो खुल के करें। समझ नहीं आया सर। सर सेज मेकर हमने उस पे भी इंस्टॉल किया था अपने डिवाइस पे। हाँ बिल्कुल, और आज की क्लास में हम उसको पढ़ेंगे कि उस डिवाइस के जरिए हम क्या, उसमें हमने एक चीज पहले भी पी थी कि किस तरीके से, अब मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो एक डेटा जो है वो मुझे प्रोसेस करना है, जैसे मैंने कहा डेटा सिंथेसाइज करना है, ये करना है, वो करना है, तो वो मैं कहाँ करूं? देखो एक चीज हमेशा याद रखो, मैं हर वक्त तो अपना लैपटॉप इंगेज करके नहीं रख सकता ना यार। अगर मुझे डेटा प्रोसेसिंग करनी है, सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग करनी है या प्री प्रोसेसिंग करनी है, तो मैं क्या अपने डेटा, मुझे क्या वो काम अपने लैपटॉप पे करना चाहिए? एज ए प्रोफेशनल पूछ रहा हूं, एज ए स्टूडेंट मत बताओ मुझे, क्योंकि अब हमें काम करना है प्रोफेशनल। सही सही रिसोर्स सर देखिए काफी हर यूज होती बंदा है, तो dedicated अफोर्ड नहीं कर चाहिए। सकता ना, जैसे आप जैसे प्रोफेशनली बात कर रहे हैं नहीं तो देखो, आप $8 भी अफोर्ड नहीं कर सकते। सर डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की वर्थ कितनी है, उस हिसाब से हम अब अपनी देखो, कॉस्ट वो करेंगे ना, हाँ फिर हम बिल्कुल, असल में बताएंगे। मसला ये है, आप बिल्कुल सही पहुंचे हो, असल मसला ये है कि देखें आपके लिए वो काम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। आप अभी तक आपने जो है कोई प्रोफेशनल काम पकड़ा ही नहीं है ना। जैसे ही आपके पास कोई प्रोफेशनल काम आएगा और आपको पता लगेगा यार मैं इस पे 40,000 रुपए खर्च कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जो है ये मुझे इसके ऊपर 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 3,500 रुपए खर्च करना जो है वो नहीं आखिर। सर आप कह रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स अ बिगर गोल, मतलब हम छोटा सा खर्च करें लेकिन ऑफ कोर्स हाँ ये करना पड़ता है ना भाई। मिसाल के तौर पर आप बहुत सारे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने जो है वो घर पर एक ऐसा लैपटॉप खरीदा या डेस्कटॉप खरीदा जो जीपीयू वाला है। जैसे मैं सोचता हूँ यार मैं एक ऐसा डेस्कटॉप लूंगा जिसके अंदर जीपीयू लगा हुआ होगा, जिससे मैं गेम डेवलपमेंट का काम भी करूंगा। मेरे बच्चे का शौक है भाई वो गेम डेवलपमेंट करे, और उसके ऊपर जो है मैं जो हूँ वो अपना जो है वो जीपीयू बेस्ड जो है वो कंप्यूटेशन भी करूंगा, और अगर कुछ टाइम बचा और पैसे ज्यादा मिले तो मैं उस पर डेटा माइनिंग में भी लगा दूंगा। तो अब मैं उसके लिए सबसे पहले खरीदूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा, हो सकता है रिस्क है वो काम नहीं कर सके और मेरा लॉस हो जाए। भाई मिसाल के तौर पर आप पायलट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर कोई बंदा पायलट बनना चाहता है तो सबसे पहले क्या करेगा? थ्योरी पढ़ेगा, जहाज थोड़ी, हाँ जहाज थ्योरी तो पढ़ेगा महंगे पहले। पलट ट्रेनिंग करेगा ना। सर अब पीपीएल लाइसेंस का कोर्स करेगा। करेगा ना, तो उसके अंदर उसको वो वाली कॉस्ट शामिल होगी जो उस जहाज चलाने की है। जब आप प्रोफेशनल काम करते हैं तो आपको आप मिसाल के तौर पर उसने जहाज की ट्रेनिंग ले ली, सेस्ना जहाज के अंदर ट्रेनिंग ले ली, तो उससे कभी भी जो है वो बोइंग नहीं उड़ाया जाएगा। बोइंग उड़वाने के लिए उसको बोइंग की ट्रेनिंग भी चाहिए होगी। सर उसकी लाइसेंस की टाइप्स होती हैं, सबसे पहले एसपीएल इशू होता है, उसके बाद सही है। एटीपीएल होता है, सीपीएल होता है, स्टूडेंट पायलट लाइसेंस होता है, फिर कमर्शियल होता है। हाँ इस तो देखो तरीके आपका भी जो लाइसेंस था वो ये था ना, आप Q1 थे, फिर Q2 में आ गए, फिर Q3 में आ गए, अब आप Q4 में आ गए ना। अब आपको प्रोफेशनल काम करने हैं तो इसके लिए आपको जो है वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की एबिलिटी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? जी सर। अब जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई अब अगर आप जो है, मैं बताऊं मतलब आप बड़ा जबरदस्त किस्म का कंपटीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ये बोलो कि यार मैंने उनको ये कहा है कि भाई आप जो है वो इस वाले काम के लिए हम अमेजोन का AWS इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर आपकी तकरीबन जो है वो $200 तक की महीने की कॉस्ट आएगी। अब आप मुझे बताओ इससे सस्ता ऑप्शन आपके पास क्या है? सर एक क्वेश्चन है, सोचना पड़ेगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन मत किया करो, सवाल का जवाब सर दो पहले। सर सोचना पड़ेगा। ये भी तो हो सकता है कि हम अमेजोन पे ना जाएं और अपने कंप्यूटर पे ही वो काम कर लें। हाँ मतलब अब ये देखो ना, क्या तुम अपने कंप्यूटर पे वो काम कर सकोगे और क्या क्लाइंट आपको ये अलाउ भी करेगा? मतलब मैं तो बोला ठीक है मैं काम कर दूंगा, लेकिन अब मसला ये है कि मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ, तो अब मेरा लैपटॉप जो है वो रोजाना जो है वो 6 से 8 घंटे बिजी रहेगा। इज दैट गुड फॉर माई लैपटॉप? सर जब हम उस पे काम कर रहे होंगे सेज मेकर पर, तो सर जब भी तो हमारा लैपटॉप बिजी होगा क्योंकि हम एनालिसिस तो सेज मेकर पे कर रहे होंगे। नहीं, मेरा लैपटॉप तो बिजी नहीं है ना। जब ये सारी जॉब प्रोसेसिंग हो रही थी तो मेरे लैपटॉप ने तो कुछ नहीं किया। सर हम ये भी तो कर सकते हैं कि जो है वो पाइथन की जो है वो स्क्रिप्ट की फाइल बना के और सेटअप की फाइल बना के इनको दे दें। अब जब भी वो इसको रन करेंगे हमारा बॉट जो है वो वेब क्रॉलिंग का जो है वो चल जाएगा
तो हमें आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको कोई कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर वो तो लाजमी सी पड़ेगा। तो खरीदना पड़ेगा ना, जब क्लाउड खरीदना में भी तो पड़ेगा ना। खरीदना उस पड़ेगा ना। कंप्यूटर की कॉस्ट क्या होगी? सर जो नॉर्मल कॉस्ट होती है वही होगी। कितनी होती है नॉर्मल कॉस्ट? 25-30,000। भाई मसला ये है कि अगर मुझे, आप जो बात कर रहे हो ना वो पुराने कंप्यूटर की कर रहे हो, 35,000 रुपए में कोई नया कंप्यूटर इंटेल कोर i5 लेटेस्ट जनरेशन यानी 8 या 9 जनरेशन अवेलेबल नहीं है मार्केट में नई हार्ड डिस्क के साथ। आप जितनी भी बातें कर रहे हो, हाँ इस वक्त जो है अगर आपको सर्वर क्लास 1.5 लाख रुपए का डेस्कटॉप चाहिए, कम से कम सर्वर क्लास डेस्कटॉप चाहिए, तो वो कम से कम जो है वो 4 लाख से या उससे भी नीचे चले जाओ 3 लाख से स्टार्ट है जो सर्वर क्लास है। सर्वर क्लास का मतलब होता है ये ऐसे बोर्ड और ऐसी मशीन्स होती हैं जो 24 घंटे तक चल सकती हैं, इनकी पावर सप्लाई खराब नहीं होती, इनकी हार्ड डिस्क के अंदर रेडिडेंसी चाहिए, इनके अंदर मतलब मिसाल के तौर पर मेरे ऑफिस के अंदर एक जो सर्वर है, सही है, वो 9 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे पास बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशंस है, तो हमारे पास डेटा हमें रिटेन रखना जरूरी है। अब जैसे आपने वो डेटा जो हमने आउटपुट निकाला है उस डेटा को सेफ रखना जरूरी है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट महीने जो है वो ट्रेनिंग जो है वो उसी डेटा के ऊपर होगी। तो आप जिस डेटा के ऊपर मैं ट्रेनिंग करा रहा हूं वो डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास जो इस वक्त जो सर्वर है वो एक नोड के लिए, मतलब जो मेरे पास 5-6 नोड लगी हुई है, 5-6 डेटाबेसेस है, उसमें सिर्फ एक डेटाबेस के लिए मेरे पास हर वक्त 2 सर्वर होते हैं। एक जो है वो बैकअप मोड में चल रहा होता है और दूसरा जो है वो एक्टिव मोड में चल रहा होता है, और डेटा मेरा मुसलसल सिंक हो रहा होता है सेकंड मोड के अंदर। अब अगर मैं चलो एक टेस्टिंग के लिए सर्वर भी ले लूं तो मुझे 3 लाख रुपए तो चाहिए ना। तो अब आप बताएं, कंपनी को ये बोलेंगे कि भाई आप या चलो 3 लाख रुपए भी छोड़ो, आप उनको 60,000 रुपए का तो सर्वर मशीन, बल्कि डेस्कटॉप मशीन 60,000 रुपए की तो दिलवाएंगे ना। बिल्कुल सर, सही है ना। तो आप 60,000 रुपए की मशीन जो है वो आप उनको दिलवा दें, लेकिन अब इसमें ये एक रिस्क है कि उस 60,000 की मशीन के अंदर आपका इतना सारा काम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। आपको वहां पे इंटरनेट भी चाहिए, उस सर्वर को चलाने के लिए 24 घंटे पावर भी चाहिए, यानी 10 घंटे में 1 यूनिट वो चलाएगा, तो महीने के अंदर 50 यूनिट जो है वो खर्च करेगा। सही है। फिर आप उसको नेटवर्क भी चाहिए, फिर उसको यूपीएस भी चाहिए, बार बार अगर एक मरतबा भी वो बंद हो गया तो दोबारा स्टार्ट करने के लिए बंदा चाहिए, फिर उसकी जगह चाहिए। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप अगर 60,000 रुपए की मशीन भी लेते हैं तो उसके ऊपर महीने के जो है वो 8 से 10,000 रुपए महीने का खर्चा है। सर हमें क्लास स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रॉपर तौर पे। ये क्लास ही है बेटा। अब आपको ये चीजें आपको जाकर सोचनी है या करनी है कि भाई मैं अगर सेज मेकर इस्तेमाल नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए। एक बंदा कहता है मुझे सेज मेकर इंस्टॉल नहीं कराना, आप क्या करोगे? सर हमारा सारा काम सेज मेकर पे ही होगा, अमेज़न पे। आप इसके लिए ऑल्टरनेटिव, जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास मुझे सेज मेकर इस्तेमाल नहीं करना था मुझे, तो मैंने क्या किया, एक इंस्टेंस जो है वो रिजर्व करा लिया, ठीक है, जो हर वक्त मेरे पास अवेलेबल होता है। उसके अंदर जो है वो 30 GB रैम लगी हुई है, 8 कोर का वो जो है वो EC2 का प्रोसेसर है, लेकिन वो गूगल का है तो उसको हम दूसरा नाम देंगे, GCP का प्रोसेसर है, ठीक है। और उसके साथ जो है मेरे पास 1000 GB की जो है वो एक हार्ड डिस्क लगी हुई है, सही है। उसके अलावा मेरे पास जो है वो गूगल क्लाउड स्टोरेज कहलाती है, GCS। हमारे पास तो AWS के ऊपर S3 होती है ना, वहां पर जो है वो GC यानी गूगल क्लाउड स्टोरेज है, वो मेरे पास जो है वो अवेलेबल है। मैं क्या करता हूँ, डेटा प्रोसेस करने के बाद गूगल क्लाउड स्टोरेज के ऊपर जाकर वो डेटा रख देता हूँ ताकि बाकी लोग भी एक्सेस कर सके। हर बंदे को उस सर्वर पर एक्सेस नहीं है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सेज मेकर पे नहीं जा रहा तो मुझे किसी और इन्वायरमेंट पे जाना पड़ेगा और उस इन्वायरमेंट को सीखना पड़ेगा, चाहे वो गूगल की हो चाहे वो एज्योर की हो। अब सवाल पैदा होता है उस इन्वायरमेंट में और सेज मेकर में फायदा क्या है। सेज मेकर में फायदा यह है कि आप जितनी देर तक अपना डेटा प्रोसेस करते हैं उतने ही चार्जेस देने पड़ते हैं। नॉर्मल इंस्टेंस में नुकसान यह है कि मुझे अपना सिस्टम चला के रखना पड़ता है, चाहे मैं काम कर रहा हूं या नहीं। जैसे मेरे यहां पर जो है एक एंड पॉइंट बनाया हुआ है, ये जो एंड पॉइंट है ये 7 घंटे से चल रहा है,
सही है। इस 7 घंटे के चाहे मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई या नहीं आई, मुझे इसके 7 घंटे के पैसे देने हैं अमेजोन वालों को। ठीक है, कौन सी मशीन है ये? MLT2 मीडियम जो है, इसके पेमेंट जो है वो मुझे करनी है 7 घंटे की। अग्री और नॉट अग्री? यस सर, बिल्कुल। लेकिन सेज मेकर के अंदर फायदा यह है कि मुझे अगर ट्रेनिंग करानी है तो जितनी देर में ट्रेनिंग होगी उतने पैसे ले लेगा। अब मेरा ये सवाल है कि सेज मेकर कैसे कर रहा है ये? सर उसने भी तो पूरा सेटअप किया होगा कि इनका रिकॉर्ड करे कितने पैसे नहीं, लेते इसके पीछे साइंस क्या है? सर क्लाउड जब मैं बेस्ड सेज मेकर बोलता हूं सर मशीन डेडिकेट की है, उससे प्रोसेसिंग करवाता है और उसको टाइमली करके कंज्यूम करके जो भी बनता है वो चार्ज कर देता है। बिल्कुल सर सही आपकी बात है। मशीन के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा है, उसने फॉर्मूले लगाए हैं पीछे। अगर जो आप इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल नहीं, कंप्यूटेशन कर रहे हैं, ये जो फार्मूले जो लगाए हुए ना आपने, मॉडल बनाया होगा। कैसे बनाया होगा? साइंस बताओ इसकी, टेक्निकल बातें करो, जितनी बातें कर रहे हो ना ये नॉन टेक्निकल है। सर टेक्निकल ये है कि आप देखें एक आपने टास्क दिया, अब उसको टास्क को परफॉर्म करने में जो भी आपके आवर्स लगते हैं तो वो उसको वो कैलकुलेट कर लेता है क्या भाई ये इसके लिए आपकी जो रिसोर्स यूटिलाइज होंगे, तो उसके बेस पे वो आपको चार्ज करता है। और वो उस वक्त करता है जब नहीं, लेकिन वो रिसोर्सेज के लिए वो आपके पास, आपको वो रिसोर्स प्रोवाइड कैसे करता है? सर रिसोर्सेज तो आपने एक्चुअली वो टाइमली होती है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप ओपन करते हैं डायनामिकली वहाँ से एलोकेट करते हैं। आपका काउंटर स्टार्ट हो जाता है और आप जैसे जैसे प्रोसेसिंग करते हो जैसे जैसे वो रिसोर्सेज यूटिलाइज होती है वो आपको बिलिंग बन जाती है। ऑन द अदर साइड आपका ये होता है कि सर आपने एक मशीन डेडिकेटेड कर दी है और वो आपकी यूज हो ना हो वो उस पर चार्जेस लग रहे हैं। अच्छा, अब इसके लिए आप लोगों को एक चीज समझनी है, आप जो बात कर रहे हो वो अभी भी नॉन टेक्निकल है। उसके लिए आपको समझना है कि आपको एक चीज चाहिए, इसको हम कहते हैं कंटेनर। कंटेनर, राइट सर। ठीक है, होता यह है कि आपके पास दो चीजें होती है, एक होता है कंटेनर इमेज और एक होता है सर्वर। राइट, सही है। जो नई टेक्नोलॉजी आई है जिसके ऊपर सेज मेकर जो है वो बेस करता है, और वो क्या करता है कि आपसे वो एक कंटेनर इमेज बनवा लेता है। सही है, जैसे ये देखो, ये कंटेनर इमेज है, ठीक है, और ये उसकी कंटेनर इमेज है। इसके अंदर जो है, इसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस कंटेनर का नाम बताना पड़ेगा अपने उस इंस्टेंस के अंदर। सही है। अब अमेजॉन क्या करता है? अमेजॉन क्या करता है, एक इंस्टेंस स्टार्ट करता है जो हम बताते हैं। जैसे हमने उसको बताया कि यार वो ML.T3 एक्स्ट्रा लार्ज है, तो वो क्या करेगा, एक इंस्टेंस स्टार्ट करेगा ML.T3 एक्स्ट्रा लार्ज, और उसके अंदर एक कंटेनर इमेज बनी हुई होगी, वो कंटेनर इमेज को आकर रन कर देगा। और रन करने के बाद उसको वो डेटा पास कर देगा, और डेटा पास करने के बाद जब वो कंटेनर इमेज बन जाएगी उससे डेटा वो वापस ले लेगा, और वापस करने के बाद जो है वो उस इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय कर देगा। इससे सिर्फ ये फायदा हो रहा है कि मुझे बार बार किसी भी इंस्टेंस के अंदर टेंसर फ्लो या XGBoost या कोई भी चीज इंस्टॉल नहीं करनी पड़ रही, पाइथन भी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ रही। मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, मैं क्या करता हूं, अपना वर्चुअल मशीन स्टार्ट करता हूं और उस कंटेनर को रन कर देता हूं। ये वाली बात अगर किसी को समझ में नहीं आई है सर, जब तक ये वर्चुअल मशीन चलेगी उस सर्वर पे उसी वक्त आपकी बिलिंग होगी, वरना जब आप उसको क्लोज कर देंगे। हाँ, लेकिन आप ये सोचो ना कि इतनी जल्दी काम कैसे हो रहा है। एक मशीन चलाई, आपने उसमें पाइथन इंस्टॉल नहीं की, आपने उसके अंदर टेंसर फ्लो इंस्टॉल नहीं की, आपने उसमें नमपाई और डीप लर्निंग इंस्टॉल नहीं की, तो वो सिर्फ बेसिक डॉकर का जो इमेज है जिसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं वो होती है, एग्जीक्यूट होती है एंड देन क्लोज्ड। हाँ, तो इसके अंदर आप ये, इसके अंदर जो साइंस मैंने आपको बताई है, ये एक आपके पास ये भी एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास एक बंदा कहता है, ये मैं साइंस इसलिए बता रहा हूं कि यार ये आपको ना अपने यूजर को समझानी पड़ती है। वो बोलेगा भाई सेज मेकर में काम कैसे हो रहा है, तो ये आपको पूरी इसकी साइंस पीछे से पता होनी चाहिए। तो आप अपने इसको बताओगे कि भाई आप ये कर सकते हैं कि आप जो है एक कंप्यूटर खरीद लो 4 लाख रुपए का, उसके अंदर जो है वो हम आपकी सारी चीजें कर देंगे।
उसमें आप क्या करेंगे, बोलेंगे हम यहाँ पे डॉकर इंस्टॉल करेंगे, इमेज चलेगी, इमेज, ये सारी कहानी उसको समझानी पड़ेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे मैंने अपने उस क्लाइंट से बात करते हुए ये कहा कि भाई आप लोग शुरू में अमेजोन के ऊपर काम करना शुरू करो, और जब आपको आइडिया हो जाए कि आपको का खर्चा अमेजोन में कितना आ रहा है और आपका प्रोजेक्ट रन टाइम पे आ जाए, तो आप ये करना कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपने ऑफिस में बना लेना। सही है ना? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर अपने ऑफिस में बना लोगे तो अब आपको ऐसे 2 इंफ्रास्ट्रक्चर बना, अगर और आपको सर्विस कितनी देर तक चलानी है। मिसाल के तौर पर जब मैं अपना डेटा, ये बड़े गौर की बात है, जब अपना डेटा मैं अमेजोन की S3 के जब पर जाकर डाल देता हूं तो मुझे इसकी 99.99% गारंटी होती है कि मेरा डेटा खराब नहीं होगा। राइट सर। और 99.99 ही मुझे गारंटी होती है कि मेरा डेटा हर वक्त अवेलेबल होगा। जब ये चीज अगर आप मुझे बताएं कि क्या आप ये दोनों गारंटी जो है वो किसी ऑफिस इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करवा सकते हैं और कैसे करवाएंगे? तो ज्यादा डेटा सेंटर बना लेंगे, डेटा सेंटर में भी वही आपको सिक्योर सर्वर करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट। नहीं देखिए, डेटा सेंटर के अंदर अब आपको ऐसे 2 डेटा सेंटर बनाने पड़ेंगे, एक जगह पर और दूसरी जगह पर, कि किसी वजह से कोई जियो पॉलिटिकल इशू आ जाए तो आप उसके दूसरी तरफ जो है वो चले जाएंगे। जैसे पूरे पाकिस्तान में 24 घंटे के लिए लाइट चली गई, सर डीआर साइट बनानी पड़ेगी आपको, इसके लिए डीआर साइट बनानी पड़ेगी, उसके लिए खर्चे। सही बात है सर। सही है ना? तो इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्यों बहुत तेजी से पिकअप कर रहा है, क्योंकि आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करते हैं तो बहुत सारी जो कंपनीज हैं इस वक्त, जैसे जो न्यूज़पेपर चला रही हैं, जो चैनल चला रही हैं, उनके लिए ये ज्यादा इजी होता है कि वो जो है वो अमेजोन से जो है वो इंफॉर्मेशन लें और अमेजोन से इंस्टांस लें और काम करना शुरू कर दें। क्या ख्याल है? तो ये सब चीजें आपको समझनी है, ये अब आपका काम है। अब आप 4th मॉड्यूल में आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप उनको बताएंगे कि यार ये सॉल्यूशन जो है ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। सर थोड़ा गाइड करते हैं हाउ वी कैन लर्न आर्किटेक्चर से, जो है ना आर्किटेक्चर कैसे लर्न करेंगे अमेज़न का, गूगल पे करेंगे। बड़ा आसान है इसके लिए। मैंने आप लोगों को किताब भी शेयर की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन ये है कि आप अमेज़न की ट्रेनिंग पे चले जाए, ठीक है? और ट्रेनिंग के ऊपर जो है ये मैंने पहले भी बताया था, साइन इन कर लें, और साइन इन करने के बाद जो है वो अमेज़न या AWS से किसी से भी चले जाएं। ये अमेज़न से आप चले, सही है? मेकर का मैंने सर्टिफिकेट किया है सर, बस सही है। तो यहाँ से आप AWS, इसके अलावा मैंने आपको किताब भी एक शेयर की थी, AWS एसोसिएट डेवलपर सर्टिफिकेशन की। किसी को याद है भाई? नहीं सर, AWS नहीं सर, वो आपने चैट बॉक्स पे लेते हैं सर। जी सर, कस्टमर को आप ये प्राइस कैसे बताते हैं कि मंथली जो है वो $200 आपके लगेंगे? तो ये किस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं कि भाई $200 लगेंगे आपके मंथली और आपका ये काम हो जाएगा? भाई मैंने इसके ऊपर काम किया ना, मतलब अब ये भी काम है ना। मैं उससे क्या, अगर फर्ज करो कोई क्लाइंट आपसे बोलता है कि ठीक है यार मैं ये आपका काम हूं, मुझे बताओ इसको रन करने में कितना खर्चा आएगा, तो आप कैसे बताओगे? कॉस्टिंग करेंगे सर, कॉस्टिंग एनालिसिस करेंगे कि आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना कॉस्टिंग। बिल्कुल, अब मैंने एक्सपीरियंस किया ना, तो मुझे पता लगा कि यार मेरे सेज मेकर के ऊपर मेरा जो एक्सपीरियंस ये आया कि जब मैं एक ट्रेनिंग करता हूं तो मुझे $8 लगते हैं। राइट सर, सही है। तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि अगर मैं इसमें मैं 10 दिन की भी ट्रेनिंग करूंगा तो $80 लगेंगे, तो $80 तो ट्रेनिंग के हो गए। इसके अलावा अगर मैं एक एड पॉइंट सर्वर जो है वो मैं चलाता रहूंगा तो उसमें $20-25 तक चला गया, तो ये $80 का खर्चा अलग है। लेकिन अगर मैं एक सर्वर जो है वो मुसलसल चलाता रहूंगा जिसके अंदर मेरी वेबसाइट रिजाइड कर रही होगी, तो उसके जो है वो आपकी जो है वो $100 तक की या $200 तक की कॉस्ट आ जाएगी। नॉर्मली तौर पर जब हम कोई सर्वर चला रहे होते हैं तो वो हम जरूरी नहीं कि अमेज़न पे चलाएं, उसके लिए हम जो है वो शेयर्ड वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं, GoDaddy और इस तरह की। सर ये इस तरह के से जो प्रोजेक्ट है वो क्लाइंट के लिए काफी ज्यादा कॉस्टली नहीं हो जाएगा? अब वो हमारे प्रोजेक्ट की मेहनत की कॉस्ट भी उसमें आएगी कि हम जो उसको प्रोजेक्ट टास्क कंप्लीट करके दे रहे हैं, उसके बाद जो हम चीजें रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट अलग। बस मुझे बताओ ना कि भाई अगर ये वाली कॉस्ट क्लाइंट नहीं बर्दाश्त करेगा
तो दूसरा ऑप्शन क्या है? मैं तो आपसे पहले सवाल किया था कि यार मुझे अल्टरनेटिव बताओ, अगर मुझे आपका आइडिया पसंद आएगा तो मैं तो दे दूंगा ना यार। देखो मुझे पता है कि ये $200 क्लाइंट खर्च कर रहा है अमेजोन पे, ये मेरी जेब में तो नहीं जा रहे। तो अगर आप मुझे एक आइडिया देते हो कि सर मैं आपको ये कर सकता हूँ कि मैं आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे दूंगा और इसके अंदर एक साथ जो है वो 1 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन आपका काम अच्छा हो जाएगा, तो हो सकता है कि मैं ये वाली ऑफर उनको दे दूं। सर आपकी बात ये भी सही है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत तो है, हमें इस अमेजोन सेज मेकर की और अमेजोन के सर्विसेज की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें हम फिजिकली परचेज करेंगे तो वो बहुत ही भाई ज़्यादा। सबसे पहले तो अपने जहन से ये वाली बात निकाल दो कि आपके क्लाइंट के अंदर जो डेटा ट्रेनिंग के लिए सर्वर चाहिए होगा वो आपका लैपटॉप नहीं हो सकता, वरना आप लैपटॉप पे काम नहीं कर सकते। सही है। अब वो ट्रेनिंग सर्वर जो है, सही है, अब बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ भाई वो ट्रेनिंग सर्वर जो है वो अगर बगैर जीपीयू के है, मेजर जो है वो चीजें जो है वो आप देख सकते हो, मतलब आपको कोई ना कोई सिस्टम तो चाहिए। अब आप डायरेक्ट उनको बोल दो कि भाई ठीक है आप हमें जो है ना एक 16 GB का और कोर i7 का और जीपीयू लगा हुआ सर्वर जो है वो हमें दे दो, तो उसकी कॉस्ट जो है वो 2-2.5 लाख रुपए है। वो बोलेंगे अच्छा ठीक है भाई हम 2.5 लाख रुपए दे देंगे, फिर मुझे यूपीएस भी चाहिए, फिर जनरेटर भी चाहिए, फिर इंटरनेट भी चाहिए। लेकिन सर जो अमेजोन जो हमको ये चीजें दे रहा है ना सर, वो उसमें तो उसमें रैम भी 2 GB 4 GB होती है, डुअल कोर प्रोसेसर होता है, वो तो सर बहुत हल्की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा पैसों में दे रहा है। आप जरा स्पेसिफिकेशन तो सर जरा मुलाहिजा कीजिए। कोई एग्जांपल दो ना सर। मैं अभी आपको रुके, मैं निकाल के दिखाता हूँ, मैं आपको लिंक देता हूँ, निकाल के दिखा दो। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास जो है यहाँ पर जो एडवांटेज है वो ये है कि मैं मल्टीपल इंस्टांसेस भी तो चला सकता हूँ ना उसमें। जी सर ये तो बिल्कुल है। सही है। अब मुझे ट्रेनिंग करनी है 4 अलग अलग चीजों की, तो मैं 4 अलग अलग इंस्टांसेस के ऊपर जा सकता हूँ, तो मेरे पास ये चॉइस है। जब वो मैं इंस्टांस चला रहा होता हूँ तो मैं उसको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर मुझे बताओ कि ML.T2T3 लार्ज की प्राइस क्या है। ये है ना, ये 16 GB का 4 कोर वाला सर्वर है, ये $23 पर आवर दे रहा है। ठीक है जी सर, मतलब 35 रुपए 35-36 रुपए। ठीक है ना। अभी हम इसको डॉलर में रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 घंटे चलेगा तो $23 लेगा, ये $2.3 लेगा। 2.3 ठीक है। और 100 घंटे चलेगा तो $23 लेगा। ऐसे ही है। सही है। और 1000 घंटे चलेगा तो $230 लेगा ये। एग्जैक्टली सही है। तो मैं इससे एस्टिमेट करा सकता हूं कि यार मैं पूरे महीने में 1000 घंटे जो है अगर चलाऊंगा तो मेरे $230 जो है वो पर मंथ बनेंगे। मुझे इसमें ये फायदा ये है कि मैं इसमें वेरिएशन में जा सकता हूँ। जैसे मुझे पता लगा कि यार मुझे जो है वो इसकी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ, अगले महीने इसकी भी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो एंड पॉइंट के लिए, जब मेरा एक मतलब ट्रेनिंग हो गई तो ट्रेनिंग के बाद मैं ऐसे 2 सर्वर ले लूं। सही है। 2, 3 या 4 भी ले लूं तो मैं मेरी कॉस्ट कम हो गई। लेकिन जब मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है, अब ट्रेनिंग की जरूरत है मुझे रोजाना 1 घंटे की ट्रेनिंग करानी है अपने डेटा को। अब 1 घंटे के लिए जो है मैं इसमें से ये वाला सर्वर जो है वो ये ले सकता हूं। ठीक है। 1 घंटे के मुझे $50 तकरीबन पे करने पड़ेंगे। मैं अपना काम करा लूं और काम कराने के बाद ये वाले सर्वर पर रन करता रहूं। तो ये वाली जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये हम नॉर्मली तौर पर अपने ऑफिस में भी कर रहे होते हैं कि जी एक हमारे पास मेन सर्वर है और बाकी हमारे पास छोटे छोटे सर्वर है। अच्छा अनीस भाई चाहे तो लास्ट वाला जो इंस्टेंस है उस पर भी कर सकते हैं। हाँ लास्ट वाला इंस्टेंस भी कर सकते हैं। कासिम भाई से ये इसमें जीपीयू वाले भी है ना, कुछ होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। अच्छा इसमें देखो बता रहे हैं जैसे ट्रेनिंग के लिए जो है वो कौन सा सर्वर है इसमें।
vCPU इधर स्टोरेज आ गई। ये सारी आपको डिटेल दे रहा है। इसको आपको, ये मैं वेबसाइट आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप इसके ऊपर जो है थोड़ा सा टाइम लगाएं। ये भी आपकी जो है, ये इस लर्निंग का हिस्सा होना चाहिए कि कोई बंदा जो है वो आपसे पूछे तो आप उसके आंसर का जवाब क्या देंगे। ठीक है, मैं इसमें फाइंड कर रहा हूँ कि जीपीयू क्यों नहीं लिखा हुआ। सर शायद एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में होगा। ना मैं देख लेता हूँ। ज्यादातर सेज मेकर से रिलेटेड है इसकी जो प्राइसिंग है। ऑन डिमांड नोटबुक इंस्टेंस प्रोसेसिंग। सर ये तो हम अपने काम के हिसाब से डिसाइड करेंगे ना कि कौन सा इंस्टेंस। हाँ, मुझे जो है वो अगर ट्रेनिंग है तो उस पर जीपीयू बेस्ड भी मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। ओके सर। ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें जीपीयू कहीं अवेलेबल नहीं है। खैर उसको देखिएगा, आप लोग देखिएगा, जीपीयू जो है वो प्रेफरेंस हो सकता है। अच्छा, किताब के अंदर हम कहाँ पर है ये पता है ना आप लोगों को। तो ये सब चीजें आप लोगों को मुझसे सवाल करने, ये जो जितने भी सवाल किए ना बंदे ने कि यार हम अपना लैपटॉप इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल जरूरी है क्योंकि क्लाइंट भी सवाल करता है कि भाई मुझे बताओ ये ट्रेनिंग जो है ये आप इसके लिए हम ये क्यों करें, उसको समझाना पड़ता है। सर क्लाइंट्स ना, मैं एक बात बताऊं, थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग में मैं घूमता हूँ, क्लाइंट्स 300 से $500 तो लोगों के दे रहे होता है, तो और ये ज्यादातर अमेरिकन क्लाइंट होता है। सर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ $150-200 के लिए सवाल करेगा सर। इतना हमारे प्रोजेक्ट प्रॉपर्ली ट्रैक होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। क्लाइंट को सीधा सीधा बताना है, जो ये चार्ज होगा वो आपको देना है। माइलस्टोन्स के साथ होता है काम। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो इजाज की बात सही है। अब आप लोग पेज नंबर जो है वो 94 के ऊपर आ जाए, किताब के पेज नंबर 94 के ऊपर। सर अभी तो आप 425 बोल रहे थे। वो तुमसे मजाक कर रहा था, तुमने जवाब भी नहीं दिया गया। 425 तो पेजेस ही नहीं है इस किताब के अंदर। नहीं सर है, ऐसी बात नहीं, मैं पढ़ भी रहा था इतनी देर से, बहुत टायर्ड आके एडवांस हो गया सर। 490 पेजेस है। अच्छा इस पे लेकिन इजाज ने ये भी सवाल नहीं किया कि सर क्या आपने मतलब 490 के अंदर 425 है, इसका मतलब बिल्कुल आखिरी में ही होगा। तो इसने बेचारे सवाल भी दिया कि सर क्या जो है ये सारे पेजेस आपने पढ़ लिए हैं क्या? 400 पेज स्किप हो गए। नहीं सर मुझे पता है हाँ। टीचर्स कभी कभी ना लिपिड भी देते हैं, तो मैंने बोला चलो शायद ये बैड एक्सपीरियंस ना हो गया हो। सही है। अच्छा, अब हमारे साथ ही पढ़ लेंगे। अच्छा जी, तो अब हम, अगर आप कहाँ पे पहुंच गए भाई, कौन से पेज नंबर है? सर 400 ब्रेक ले लें। नमाज का ब्रेक ले लेते हैं। एक चीज मैं आपको कितने बजे नमाज है? 5:30 बजे, 5 बजे? 5:15 हो गए। 5:15 हो गए। 5:15 चलो बस 5:20 पे नमाज का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, और फिर 5:30 बजे वापस आते हैं। ये क्या करना है, 5:15 बजे लेना है? 5:30 बोले सर। नमाज कितने बजे होती है, जमात कितने बजे होती है? 5 हैं? 5:15 सर 5:15। हमारे पास तो 5:30 हो गई है। नहीं सर यहाँ पे 5:30 बजे लेते हैं सर। अच्छा, तो चलो फिर जो है ना अभी ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, और 5:30 पे क्लास स्टार्ट करते हैं। सही है? ओके सर। ओके सर। बुक का पेज नंबर 95 है।
हेलो, कोई ये बता सकता है कि हमने सेज में पर स्टूडियो पे कहाँ तक काम कर लिया है आखिरी क्लास तक? भाई हम आज यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो फाइनल कर लिए थे पिछली वाली क्लास के अंदर, और जिसके अंदर हमने जो है वो इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ये भी देख लिया था कि किस तरीके से सेज मेकर जो है आपको बेस्ट जॉब के बारे में बता रहा होता है। ये डिस्क्राइब जो कर, इसको हम हाँ, डिस्क्राइब करके लिखते हैं। हाँ, इसके अंदर ये सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आप जो इसको जो है ना वो चेक कर लीजिएगा। और क्या कह रहा था मैं? आज का मेन टॉपिक क्या करना है? आज का यही से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? पेज नंबर 95 पढ़ेंगे हम किताब का। ठीक है सर। सही है। और क्लास जो है वो 5:30 बजे दोबारा स्टार्ट होगी, नमाज का ब्रेक है। हमारा 6 बजे तक चलेगी सर। ज्यादा चला लेंगे, 6:30 बजे तक चला लेंगे। सही है, ठीक है सर। ओके। अच्छा, भाई क्लास हमारी रिज्यूम हो गई है। होपफुली आप लोग सब आ गए होंगे, किसी का इंतजार करने की जरूरत तो नहीं है ना हमें। अच्छा, स्क्रीन आपके पास शेयर हो रही होगी मेरी? हो रही। ठीक है। और जुपिटर लैब भी किसके घर में चल रहा है? कौन है ये? अच्छा जनाब, तो आज हम जो है वो इस चैप्टर को आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे जैसा कि इस चैप्टर में लिखा हुआ है, और वो ये है कि आपको एंड पॉइंट बनाना है। अभी तक हमने जो है वो ट्रेनिंग करा ली। अब ट्रेनिंग कराने के बाद टेस्टिंग वेस्टिंग जो भी सब कुछ हमने करा लिया, और अब हम इन्फ्रेंस या प्रेडिक्शन लेवल पर आ गए हैं, और उसके लिए हमें एक एंड पॉइंट बनाना चाहिए। ठीक है। अब एंड पॉइंट के अंदर जो है मेरे पास वो ये कि मुझे एंड पॉइंट बनाने के लिए एक अलग सर्वर चाहिए जो मेरा हर वक्त रन होता रहेगा। तो ये मैं अपने हिसाब से जो है ये एंड पॉइंट जो है ये मैं लेकर इस सर्वर के ऊपर, और इसमें ये भी सकता हूँ कि मैं अपनी डेटा सेव करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? सवाल हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? ज्यादा नहीं पड़ जाएगी? हाँ, तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा लार्ज जो है ना वो सेज मेकर में 250 घंटे के लिए फ्री है, इसलिए चला रहे हैं। सर आपका बिल ज्यादा आ जाएगा। हाँ, अगर 250 घंटे फ्री हो जाए तो उसके बाद चेंज करा देगा। सही है, बिल आपका ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, तो खैर आप दूसरा ले लें, जरूरी नहीं है ये वाला ले। तो आप यहाँ पर एंड जो है, अब इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमारे पास एक हमें बनाना है एंड पॉइंट। मैंने यहाँ पर जो है वो एंड पॉइंट बना लिया है, लेकिन मैं जो हूँ वो इसको कहाँ हूँ मैं एक्सपेरिमेंट में, मैं यहाँ पर एंड पॉइंट में गया हूँ मैं यहाँ पर, और मेरे पास एक एंड पॉइंट पहले बना हुआ था इन सर्विस, इसको मैंने इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ पे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अच्छा, तो ये यहाँ पर ब्राउज एंड जंप पॉइंट, हाँ ओके, मैं डिलीट कमांड से कर दूंगा, लेकिन मैं अपना एंड पॉइंट जो है वो यहाँ से जाकर डिप्लॉय मॉडल करूंगा, तो मेरा ये एंड पॉइंट जो है ये बन जाएगा। इसके अंदर जो है मैं इंफॉर्मेशन बता दूंगा कि मेरा एंड पॉइंट जो है उसका नाम क्या होगा, और उसके अंदर जो इंस्टेंस है वो कौन सा होगा। ठीक है, आप कोई भी हल्का फुल्का इंस्टेंस ले लें, और आपको जो डेटा चाहिए वो क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर प्रिडिक्टेड लेबल्स जो है वो रखा हुआ है। ठीक है,
तो मैंने जो है वो यहाँ पर एक एंड पॉइंट जो है वो बनाया हुआ है। एक दूसरा एंड पॉइंट भी हम बना लेते हैं। इसका नाम जो है वो मैंने अपना माई फर्स्ट ऑटो पायलट 2 कर दिया है इसका। सही है, एक एंड पॉइंट जबकि बना हुआ है मेरे पास, और उसके अंदर में मुझे बताना है कि यहाँ पे कौन कौन सी चीजें आएंगी। प्रेडिक्टेड लेबल चाहिए या आपको चाहिए, और उसके बाद आपने इसको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की तरफ लेकर आ गए। एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग एंड पॉइंट्स। सर एंड पॉइंट नॉर्मली जो मशीन्स में हम देख रहे होते हैं, वो जो भी एंड पे जो होता है, जैसे मशीन होती है, जो भी डिवाइसेस होती हैं, उसको हम एंड पॉइंट कहते हैं। इधर कॉन्सेप्ट सर थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एंड पॉइंट हमारी एक पाइपलाइन है, हमारे एक फेसिस है, ठीक है जी। उसके अंदर जो है वो हमारे पास सबसे पहले हम डेटा प्री प्रोसेस करते हैं, फिर डेटा ट्रेन करते हैं, और फिर जो डेटा जो है वो हम जब वो प्रोसेस कर लेते हैं तो आखिरी में हम एंड पॉइंट बनाते हैं ताकि उसके ऊपर प्रिडिक्शन शुरू करते हैं। तो जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो हमारे लिए एंड पॉइंट है। ओके, डिप्लॉयमेंट के एंड, राइट डिप्लॉयमेंट वाला, मतलब वो मशीन लर्निंग का बिल्कुल लास्ट जो मॉडल जो क्रिएट हो रहा है उसको एंड पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आपको एंड पॉइंट के बारे में अगर मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएंगी, कौन सी चीज किस तरह पर चल रही है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग जॉब्स हैं, कोई चल रही है यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो जॉब है ये कभी चली होगी। मैं यहाँ पे देखें एंड पॉइंट्स पड़े हुए होंगे, यहाँ पर एज मैनेजर है, एंड पॉइंट्स का है, इन्फ्रेंस है, कंप्लायंस जॉब, एंड पॉइंट्स कॉन्फ़िगरेशन, और ये एंड पॉइंट्स। तो आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे एंड पॉइंट है, ये क्रिएट हो रहा है, और ये जो है ये ऑलरेडी इन सर्विस है। ठीक है, तो ये जब तक क्रिएट हो रहा है हम इस इन सर्विस की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। यहाँ पर जाकर आप इसकी मजीद कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये मेरा जो इन सर्विस एंड पॉइंट है ये मेरे पास बना हुआ है, और इसके लिए जो है मेरे पास मैंने यही किया था कि राइट क्लिक इसको किया, क्योंकि ये इस पे स्टार लगा हुआ है। या पता है कैसे आया था स्टार? मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर आपने एक्सपेरिमेंट चलाए थे, ठीक है, और ये मेरा जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था जो मैंने कंप्लीट चलाया था, उसको मैंने डिस्क्राइब किया। जब मैंने डिस्क्राइब किया तो मुझे इसने ये लिस्ट दे दी। 2 ऑप्शन होते हैं मेरे पास, ओपन इन ट्रायल कंपोनेंट और डिस्क्राइब। जब मैं ट्रायल कंपोनेंट पे करूंगा तो ये मुझे सारी इंफॉर्मेशन इस तरह की दे देगा, लेकिन जब मैं डिस्क्राइब करूंगा तो मुझे ये एक स्टार लगा हुआ देगा जो ये बताएगा कि ये सबसे बेस्ट मॉडल है। आपके ऊपर है, कोई और मॉडल के ऊपर भी जो है वो आप मॉडल डिप्लॉय कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट मॉडल जो है ये डिप्लॉय का ये हमारे पास आ गया। हमने जो है वो यहाँ पर अपना मॉडल जो है वो डिप्लॉय कर दिया। अब जो है मेरे पास एक सर जी जुपिटर नोटबुक जो है वो बनी हुई है। इश्यूज थे सर, ओवरफिटिंग के जितने भी इश्यूज थे इसने खुद ही ने जो है वो उसको ऑटोमेट कर दिया। हाँ, अच्छा, अब जब मैंने ये सारे काम कर लिए हैं, ये मेरे पास डेटा है, ये मेरे पास सेशन है, ये सारा डेटा जो है वो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इसके अंदर जो है मैं किताब के ऊपर यहाँ पर आ गया हूँ। इस वक्त एंड पॉइंट मैंने बना लिया। अब एंड पॉइंट को मुझे चलाना है, तो अब मैं जो हूँ ये एंड पॉइंट जो है वो मैं इज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो एंड पॉइंट है ये अभी तक जो है वो अमेज़न के सिस्टम के अंदर है। ये बात समझ में आ रही है आपको? सर ये बात समझ नहीं है। मेरा जो एंड पॉइंट है ये अमेज़न में है, और मुझे अमेज़न के अंदर से ही इसको एक्सेस करना है। सर हमने बनाया भी तो अभी एंड पॉइंट इसी में ही है, अमेज़न में। हाँ, लेकिन इसके अंदर मैं अभी इस पे काम कर रहा हूँ कि इसको बाहर से कैसे एक्सेस करेंगे। अगर मेरी जो वेबसाइट है अगर वह अमेज़न से बाहर चल रही है और मुझे ये वाली ये एंड पॉइंट एक्सेस करना है, तो वो कैसे? उसके लिए मुझे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के थ्रू इस तक आना पड़ेगा। तो अभी अगर आप अमेज़न के अंदर हैं तो आपके लिए बड़ा आसान है। आप अपनी कोई भी अमेज़न की वेबसाइट के ऊपर अपना लॉन्च कर देंगे
और इस जो है वो एंड पॉइंट को आप एक्सेस कर लेंगे अपने पाइथन के कोड के अंदर। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, इसने ये एंड पॉइंट का जो है ना नाम लिखा हुआ है, मैंने भी यहाँ पर देख लें आप, मैंने जो है वो एंड पॉइंट का जो है वो नाम लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है वो मैंने एक सैंपल डेटा जो है वो इसको दिया, और इस सैंपल डेटा को जो है अब मेरे पास जो है ये एंड पॉइंट का नाम है, ये सैंपल है, मैंने जो है यहाँ पर ये बोटो 3 नाम का जो है ये लॉन्च किया, और मैंने यहाँ जो है वो सेशन के अंदर मुझे बताया कि मेरे पास जो रन टाइम है SageMaker का वो कौन सा है। ठीक है, अभी ये कर्नल जो है वो हमारा चल रहा है। तो इसको देख लेते हैं कि कहाँ पे चल रहा है और क्या पे नहीं चल रहा। खैर, तो अब मैं क्या करूंगा कि इस सैंपल को जो है वो टेस्ट करने के लिए मैं अपनी भी किसी भी कंप्यूटर पर यानी मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर मैं ये लाइब्रेरी जो है वो इंपोर्ट करूंगा। ठीक है, और इसके जरिए जो है वो मेरे पास एंड पॉइंट की इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। यहाँ से जाकर मैंने जो है वो मेरे जो SageMaker का रन टाइम है उसके अंदर से मैंने जाकर इसको बताया कि मेरे एंड पॉइंट का ये नेम है, और ये कंटेंट टाइप जो ले रहा है वो CSV या टेक्स्ट पे ले रहा है, एक्सेप्ट भी इसी में कर रहा है, और इसको मैंने ये बताया कि मेरी जो बॉडी है ये सैंपल है। बॉडी का मतलब क्या है? सैंपल। ये जो है ये मैंने शायद आप लोगों को पिछले दिनों से किया था कि हम जो है वो एक हमने एंड पॉइंट जो है वो हमारा ओवर द रेस्ट है, यानी कि हम क्या करते हैं कि एक अलग कंप्यूटर बनाते हैं, उसके ऊपर मॉडल जो है वो डिप्लॉय कर देते हैं, और उस मॉडल से जो है वो प्रेडिक्शन करा रहे होते हैं। उस मॉडल को एक्सेस कैसे करेंगे? तो उस मॉडल को एक्सेस करने के लिए हमारे पास जो लॉजिक है जिसको हम JSON बेस कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हम जो है ओवर द HTTP जो है हम रिक्वेस्ट करते हैं, और रिक्वेस्ट करते वक्त अपना डेटा जो है वो उसको दे देते हैं, और उसके बदले में हमें क्या मिल जाता है? रिस्पॉन्स मिल जाता है। ठीक है, जब ये रिस्पॉन्स हमें मिल गया तो हमने इस रिस्पॉन्स को जो है वो डिकोड कराया, और इस रिस्पॉन्स को हमने प्रिंट करा लिया, तो यहाँ पर नो आ गया। यहाँ पर भी शायद अगर ये चल जाए, अब ये कर्नल जो है ये स्टार्ट हो रहा है। सर इसको ऑफ करके फाइल को दोबारा ऑन कर दें, जल्दी से हो जाएगा। ये कह रहा हूँ ये बंद कर दो इसको यहाँ से। जी सर, बंद करके रीस्टार्ट कर रहे हैं। क्या रिस्टार्ट करूँ? ये पूरा ये बंद कर दूँ? नहीं, इसी फाइल को जो आपने बंद कर दी थी ये दोबारा ओपन कर लूँ? इसके अंदर जो है वो कर्नल नहीं था, मैंने इस पर डेटा साइंस वाला कर्नल। नो कर्नल है सर, इसको साइंस वाला करना है। अब ये स्टार्ट हो रहा है, नीचे आप देख सकते हैं आप। ठीक है, जब तक किताब पे आए थे तो आपने जो है ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको डेटा भेजेंगे इस कमांड से, और इस कमांड से आपको रिस्पांस मिल जाएगा, जिसको आप जो है वो रीड करेंगे और आपके पास रिस्पांस आ जाएगा जो नो या यस में है। और आखिरी में अगर आप क्योंकि टेस्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इसको एंड भी कर देंगे। ये स्टार्ट हो रहा है। यहां तक अगर कोई सवाल इस कमांड के हवाले से कोई करना है तो कर ले, ताकि फिर मैं नेक्स्ट लेवल पे प्रोसीड हो जाऊं। सर जी ये एंड पॉइंट करता क्या है वैसे? हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखो, आपने एक मॉडल बनाया हुआ है, एक कंप्यूटर पे डिप्लॉय किया हुआ है, उस कंप्यूटर तक एक्सेस कैसे करोगे? क्या मतलब एक मॉडल बनाया हुआ है उसको एक्सेस कैसे? एक आपने मॉडल ट्रेन करा लिया और उस मॉडल को आपने सेव करा लिया एक कंप्यूटर के ऊपर, अलग कंप्यूटर पे सेव करवाया हुआ है। ठीक है, मैंने अपने कंप्यूटर पे बनाया हुआ है। ठीक है, अपना कोई गरीब आदमी रहोगे तुम, सर्वर की बात करो, एक अलग सर्वर के ऊपर
जो है वो आपने मॉडल जो है वो ट्रेन कराकर स्टोर करा लिया है। अब आप क्या करोगे? अब आप अब जितनी भी आपकी एप्लीकेशन है, जिनको जब भी जो है वो उस मॉडल से प्रिडिक्शन चाहिए होगी, वो उस सर्वर को एक्सेस करेंगी और एक्सेस करने के बाद अपना डेटा देंगे और रिस्पांस के तौर पर जो भी प्रिडिक्शन है वो ले लेंगी। अच्छा सर, लेकिन अब वो डेटा देंगी कैसे? इस तरीके से सर, जिस तरह हमने जो है वो लास्ट क्वार्टर में पढ़ा था कि जो भी हम मॉडल बनाते हैं उसको जो है वो पहले एक फाइल में सेव करते थे H5, ताकि वो फिर जो है वो वही फाइल लोड करवा देते थे और फिर प्रेडिक्शन करवाते थे। ठीक है, बिल्कुल ये चीजें। लेकिन देखो उसमें जब लोड कराते थे तो हम उस फिजिकली तौर पर उस कंप्यूटर तक पहुंचे हुए होते थे। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। इस कंप्यूटर में मेरा ये सवाल है कि आपकी एप्लीकेशन, जैसे मिसाल के तौर पर इजाज ने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है PHP का, उसको मॉडल हमने बनाया, अब जितनी भी एप्लीकेशन है मेरी एनवायरनमेंट में, कि मुझे अपनी ही आवाज की फीडबैक क्यों आ रही है? किसी ने कोई क्या कर रहा है? कोई ये जरा पता करो यार, क्या कर रहा है ये? सर माइक सबके बंद है। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि जितने भी लोगों की एप्लीकेशंस चल रही हैं वो क्या करेंगे, अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या इंस्टॉल करेंगे? सबसे पहले ये इंस्टॉल करेंगे, सही है। इंस्टॉल करने के बाद ये इंपोर्ट कर लेंगे। वो इंपोर्ट करने के बाद ये वाली एप्लीकेशन कॉल करेंगे तो उनको जो है वो बूटो 3 की वजह से ये सेज मेकर का रन टाइम जो है वो मिल जाएगा, सही है। और उसका सेज मेकर रन टाइम से अंदर जो है वो ये वाला फंक्शन जो है ये बताएगा कि इसको इन्वॉक करना है, और इसके अंदर हम नाम बताएंगे कि कौन से एंड पॉइंट को आपको इन्वॉक करना है, और उसमें आपने डेटा जो भेजना है वो डेटा आपने भेज दिया। ये वो वाला डेटा है जो मैंने यहाँ पर दिया था, ये वही बैंक लोन का डेटा है, आपको टेस्ट करना है। इसके बदले में जब आप इसको रिस्पॉन्स के अंदर इसको लोड करा लेंगे, जब ये फंक्शन चलेगा ये अपनी वैल्यू जो है वो यहाँ पे लाके सेव कर देगा, और आप उसको जो है वो इस तरीके से रीड करेंगे, UTF-8 में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसको जब प्रिंट कराएंगे तो उसके अंदर नो लिखा हुआ है, इसका मतलब इस बंदे को लॉट नहीं मिलेगा। कासिम भाई आप हैं या चले गए? सर मैं ये सब समझ गया, बहुत जबरदस्त। अब जो मैंने अपनी वो मॉडल ट्रेन करके रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल वो मैंने रखा हुआ है कहाँ पे? Amazon पे रखना जरूरी है सर? उसको पहले ये बताएं आप मुझे। अगर आपकी नॉर्मली तौर पर अगर आपकी जो एक्सेसिंग एप्लीकेशंस हैं वो Amazon के अंदर ही हैं, तो फिर तो आपको Amazon पे ही रखना पड़ेगा, वरना जो है वो आपको काफी मेहनत से आपको एक वर्चुअल क्लाउड प्राइवेट नेटवर्क जो है VPN जो है वो बनाना पड़ेगा, और उस VPC के जरिए जो है वो फिर आपको 2 अलग अलग नेटवर्क से। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आपने सारा काम जो है वो Amazon के ऊपर कराया है, ट्रेनिंग वगैरह Amazon पे करा ली है, तो आपकी एप्लीकेशन कहाँ चल रही होगी? Amazon पे चल रही होंगी। तो अगर Amazon पे चल रही होगी और उस पर ये सब चीजें इंस्टॉल होंगी, तो आप इसके थ्रू जो है वो अपने एंड पॉइंट को कॉल कर सकते हैं। अरे सर जब सब कुछ Amazon पे ही पड़ा हुआ है तो फिर वो उसको सर ये समझ नहीं पा रहा हूँ, उसको एक्सेस करने की क्या जरूरत है? वो तो वो सब कुछ वहीं पर है ना सर जी? वहीं का मतलब Amazon के इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, लेकिन उसी कंप्यूटर पे नहीं है। हाँ क्लाउड है ना, Amazon क्लाउड पर है। नहीं, मुझे एक बात बताओ, जैसे मिसाल के तौर पर आपके अपने कंप्यूटर, आपके पास 2 कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर में मॉडल आपने सेव करके रख दिया है ट्रेन कराने के बाद, और दूसरे कंप्यूटर से उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? एंड पॉइंट के थ्रू। सर वो कैसे करेंगे? वो नेटवर्किंग के थ्रू करेंगे। हाँ, मतलब वो क्या होगा, कमांड क्या होगी, ऑप्शन क्या होगा? सर वो एक तार मिलाना पड़ेगा दोनों को, फिर ठीक है मिला दिया, तार भी मिल गया, नेटवर्क भी मिल गया। अब क्या चलाओगे कि तुम्हारे पास दूसरे कंप्यूटर के मॉडल का डेटा रिजल्ट आपके पास आ जाए? वेब सर्वर ये तो नहीं मालूम सर। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, रिस्पांस रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी जैसे आप बता रहे हैं। हाँ, ये एक तरीकाकार होता है जिसको मैंने आपको Q2 में भी बताया था जब पेंडास पढ़ा रहा था, कि आपके पास अक्सर ये होता है कि ओवर दी वेब जो है वो आप किसी दूसरे कंप्यूटर से अपने प्रोग्राम के अंदर रिक्वेस्ट करते हो
और उसको अपनी रिक्वेस्ट भेजते हो तो वो आपको रिजल्ट भेज देता है। लेकिन सर ये जो हम यहाँ पे जो सारी कोडिंग पढ़ रहे हैं ये अब तो मैं हम जैसे एक एग्जांपल में देता हूं आपको, मैंने उसमें शायद वो आपको पढ़ाया था, ठीक है, गेट, जी सर फॉर्किंग वगैरह ना जबरदस्त। गिटहब एरर, रुक जाओ सर कोई थर्ड पार्टी होगी और उसको डाटा एक्सेस करना होगा तो वो अमेज़न पर उसको लाजमी आना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, मैं जरा वो गिटहब का वो देख लूं, अमेज़न को लाजमी यूज करना है सर। रेस्ट एपीआई, अभी भाई मैं आपकी बात अच्छी है। अब जैसे ये अमेज़न है, ये अमेज़न के अंदर इसने ये अपनी पूरी की पूरी जो है ना वो कहानी बताई है कि किस तरीके से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। मैं इस पे देख रहा था कि इसके अंदर आप कॉल कैसे करेंगे यार। ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से देखो आप रिक्वेस्ट करेंगे और आपको किस तरीके से डेटा मिल जाएगा। ये कहलाती है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कम्युनिकेशन, यानी एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन कैसे करेगी। उसमें से एक तरीका जो है ये हमारा रेस्ट वाला है। आप सवाल पूछ रहे थे आप कि भाई अगर, हाँ अब आप सवाल ही पूछ रहे थे, जी सर, सवाल ही पूछ रहे थे नॉर्मल कि एपीआई यार में क्या अगर, डिफरेंस है सर? क्या कह रहे हो? जी सर बोलिए। एपीआई और नॉर्मल एपीआई में जो डिफरेंस थोड़ा सा क्लियर कहते हैं, ये तो हमेशा कंफ्यूजन रहती है। जो रेस्ट एपीआई है या उसको हम कहते हैं वेब एपीआई, वो ओवर द इंटरनेट आप किसी डेटा को एक्सेस करके लेकर आ सकते हैं। राइट सर मेरे सवाल ओवर द एचटीटीपी, ओवर द एचटीटीपी। इसके अलावा जो एपीआई है वो और भी बहुत सारी होती है। मिसाल के तौर पर आपकी एक एप्लीकेशन उसी कंप्यूटर पे चल रही है और दूसरी एप्लीकेशन भी उसी कंप्यूटर पे चल रही है, तो यहां पर जो है वो आप जो एपीआई कॉल करेंगे वो ओवर द रेस्ट या ओवर द एचटीटीपी होना जरूरी नहीं है। आप कोई लोकल एपीआई कॉल कर लेंगे, उसके अंदर आपको, जिसको हम मेरे ख्याल से नाम देते थे OLE, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, OLE कहलाता है। वो भी एक तरीका कार है जो बहुत पुराना था, अब इस्तेमाल नहीं होता है। और इसके अलावा जो है वो आप जो है वो जैसे आपने कहा, जैसे ये वेब सॉकेट है, इसके अलावा इंटरनल सॉकेट्स होते हैं, उसके ऊपर भी कर सकते हैं, वेब सॉकेट पे भी कर सकते हैं। तो ये रेस्ट के अंदर क्या होता है, आप जेसॉन में डेटा देते हैं और जेसॉन में रिक्वेस्ट बन जाती है। तो ये एक तरीका कार है, बाकी भी आप कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये क्या जाता है कि यार अगर कोई बाहर से इस को एक्सेस करना चाहता है, तो भाई देखो बाहर से एक्सेस करने के लिए एक आसान तरीका है कि हम उसको एक्सेस अलाउ कर दें। ये तो है ना, लेकिन एक्सेस अलाउ करने में ये खतरा है कि हमारा जो ये जो वेब का जो एपीआई का जो एंड पॉइंट है, ये पूरे के पूरे इंटरनेट पे एक्सपोज हो जाएगा। इस पर हैकर भी हैक करता है, कोई बंदा भी इस पे रिक्वेस्ट करके डेटा मांगने लगेगा। तो उस चीज को कैसे सेफ्टी लेकर आएंगे कि कोई और ना कर सके, सिर्फ मेरी ऑथोराइज्ड एप्लीकेशन ही एक्सेस कर सके, तो वो कैसे करेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, पहले सिनेरियो देख रहे हो ना मेरा। मैं अपना एंड पॉइंट जो है वो अगर पब्लिकली एक्सपोज कर दूंगा तो इस बात का खतरा बढ़ जाएगा कि कोई हैकर या कोई अनवांटेड एप्लीकेशन इसके ऊपर अटैक कर सकती है, इससे डेटा ले सकती है। उससे बचने के लिए मैं क्या करूंगा? एक्सेस की बना देंगे सर। एक्सेस की बनाएंगे, वीपीसी के ऊपर लेकर आएंगे। एक्सेस की आम इंसान के लिए होती है ना, तो आपको जो है वो उसके लिए वीपीसी के ऊपर यानी वर्चुअल क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर जो है वो उसको ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा, एक्सेस की देनी पड़ेगी। आपकी वो जो आउट ऑफ दी अमेज़न वेबसाइट है उसको एज आई एम यूजर जो है वो रजिस्टर करवाना पड़ेगा। सही है, वहां पर फिर एक्सेस की डलेगी, तब वो जाके कनेक्ट करेगा तो ये उठाएगा आपको। मैं इसके ऊपर अभी काम कर रहा हूं, लेकिन अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सका कि अगर मुझे अपने लोकल कंप्यूटर से इसको वेब कॉल करनी है तो मैं कैसे लेकर आऊंगा। जब कंप्लीट हो तो जरूर बताएगा सर। यार आपको नहीं बताएंगे तो किसके लिए बताएंगे? आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। ओके सर। अपना एंड पॉइंट डायरेक्ट जो है वो गिटहब पे अपलोड नहीं कर सकते? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जैसे मैं आपका सेल फोन नंबर इंटरनेट पे अपलोड कर दूं तो क्या होगा? मैसेजेस आएंगे सर, आती रहेंगी यार, है ना। तो आप ये चाहते हैं कि मैं अपना एंड पॉइंट जो है वो डायरेक्ट ओपन सोर्स के ऊपर, पब्लिक डोमेन के ऊपर इंपोर्ट कर दूं, सारी दुनिया के लोग जो है उसके ऊपर हिट मारने लगेंगे।
सर प्राइवेट करके करेंगे ना सर, उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। क्या ख्याल है सर? ठीक है, अब प्राइवेट के अंदर जो है वो वही वाली बात है ना, आप प्राइवेट के अंदर आपको प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है वो चलाना पड़ेगा। उसी को हम कहते हैं VPC, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, जिसके अंदर आप अपने लोकल कंप्यूटर को क्लाउड से यानी अमेज़न से कनेक्ट कर देते हो यूजिंग, जैसे अभी मेरे भाई ने बताया, एंड की के जरिए, इंक्रिप्शन की के जरिए उसको कनेक्ट कर देते हो। तो जब आप अपने कंप्यूटर से VPC को कनेक्ट करोगे तो यूं समझो कि आपका जो कंप्यूटर है वो पार्ट बन जाएगा किसका पार्ट बन जाएगा? एंड पॉइंट का। आपका जो कंप्यूटर है वो अमेज़न के इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएगा और वो इसी तरह काम करेगा जैसे वो अमेज़न के इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा हो। सही है? अच्छा, हम एंड पॉइंट बना के अमेज़न को अपने कंप्यूटर का एक्सेस देते कि हमारा कोड यहाँ रखा हुआ है, यही बात है ना सर? हम एंड पॉइंट बनाएंगे और जिस कंप्यूटर को एक्सेस करना हो एंड पॉइंट को, उस कंप्यूटर को अलाउ कर देंगे कि वो अमेज़न को एक्सेस कर सकता है। ओके। हर कंप्यूटर एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन यानी सर मेरा जो ये मेरा जो जुपिटर नोटबुक है, ये हर आदमी, जैसे आप इस जुपिटर नोटबुक को, ये जुपिटर लैब को, या मेरा जो स्टूडियो है, इसको आप एक्सेस आप नहीं कर सकते। सही सर, सही है। आईडी पासवर्ड आप बताएंगे तो ही एक्सेस कर पाऊंगा, वरना तो नहीं कर पाऊंगा सर। ठीक है, तो आप जब मैं आईडी पासवर्ड दूंगा तो मैं आपको यहाँ पर एक्सेस राइट दूंगा, जब आप इसको कर सकोगे। उसके बाद ये एंड पॉइंट जो है वो हमने डिलीट कर दिया है। सही है सर, बड़ा मजा आया एंड पॉइंट की स्टोरी सुन के, जबरदस्त सर। सर आप इस तरीके से स्टोरी बना के सुनाया करें हर टॉपिक की सर, मजा आता है एक्सप्लेनेशन एग्जांपल। मजा तो मुझे आता है, लेकिन आप लोग अपने एंड के ऊपर काम करो ना। अब अगली मर्तबा आप लोगों में से सिवाय एक मेरे दोस्त ने, किसी ने भी जो है ये एक्सपेरिमेंट रन करके, आप जब एक्सपेरिमेंट ही रन नहीं करोगे तो एंड पॉइंट कैसे बनाओगे? सर मैं आपको क्या बताऊं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं अपने भाइयों के कि यार अभी हमारी 50,000 तनख्वाह है, 60,000 एक्सपेंस है, हम अमेज़न को किस तरह चला सकें। सर कसम से सही बात है, जितने भी लोग जो 50,000 रुपए तनख्वाह है, वो 25 रुपए की है ना एक सिगरेट आ रही है। कितने की आ रही है सिगरेट कम से कम? सर 3 रुपए की आती है। नहीं, 10-15 रुपए कम से कम मेरे ख्याल से मरी से मरी सिगरेट जो है 10 रुपए की है। नहीं सर, कैप्सन 5 रुपए की आती है सर। भाई 5 रुपए की आ रही है कैप्सन सर। 10 भाई मेरे को ऐसा तो नहीं है कि कोई आदमी जो है वो कैप्सन के पैकेट में K2 की सिगरेट रख के दे देता है। सर K2 भी 80 का है, कैप्सन भी 80 का है। अरे सर मैं लेके जाता हूँ अपने ताया अब्बू के लिए, तो 77.50 पैसे का डब्बा आता है सर। हाँ, तो आप जितने भी गरीब आदमी हैं वो पान खा लेंगे, वो सिगरेट पी लेंगे, लेकिन ये एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के ऊपर पैसे खर्च नहीं करेंगे। $8। अब सर ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना वो सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते, क्या पता सर। वो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं सर, मुझको व्हाट्सएप भरा हुआ है सर मेरा। मैं बोलता हूँ यार कोई बात नहीं, अच्छी चीज है, सर जिया ने बताया है तो यार ये इसकी पूरी दुनिया में इसकी रेंज है। इस तरह इसके ऊपर आप लोग सर जिया को मैसेज कर दो ना। से ज्यादा भी लग सकता है सर जिया बिल्कुल, जैसे मेरे $20 लग गए। लेकिन भाई मुझे पता है आपको। भाई देखो बात ये है, मुझे एक बात बताओ, टॉपिक क्या होता है, अनुमान क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं कि यार $50 में आपको गूगल की एक कोई सर्टिफिकेशन मिल रही है, तो आप वो करोगे तो $50 दोगे नहीं दोगे? अब सर मैं तो दे दूंगा, लेकिन वो जो और प्यारे प्यारे भाई हैं जिनके स्पेशली बहुत है, कोई बेचारे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी की फी भी हमें बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। उसके लिए आप ये करें कि आप उनको फेवर देने के लिए उनको बोलो कि ऐसा करोगे भाई, ये मैं आपको IM यूजर के थ्रू कनेक्ट करा देता हूँ और मैं आपको एडमिट के राइट्स दे देता हूँ, आप आके चला लो। सर वो आप देना, मैं कहाँ से दूंगा, मेरी भी यही कहानी है, आप समझ नहीं रहे सर। जिया साहब से लो ना, जिया साहब से। सर जिया साहब तो फेसबुक पे भी ऐड नहीं करते सर, बड़े बंदे हैं सर वो माशाल्लाह, वो एलिट क्लास है सर वो तो भाई मसला ये है ना कि देखो मैंने आपके लिए $25 खर्च कर दिए ना, आप मेरे लिए जो है वो $8 खर्च करेंगे, तभी तो मसला हल होगा ना। सर आपको ये PIC की तरफ से नहीं मिलेंगे, PIIC की तरफ से? यार PIIC की तरफ से यहाँ पे पर आवर जो है ना वो पैसे मिलते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम होते हैं। मतलब इस वाले केस के अंदर, जो आप वाला जो केस है उसमें तो बहुत ही कम है। मतलब हमें इस 2 घंटे के पैसे मिलते हैं, और उस 2 घंटे के अंदर जो है वो हम इस 2 घंटे के लिए जो है, जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर मैं हर वीक 3 से 4 घंटे सिर्फ ये चीजें चलाने के लिए चलाता हूँ।
तो 6 घंटे के आप सोच लें कि वो अगर हमें जो है वो 2 घंटे के जो है वो 2000 रुपए भी दे रहे हैं, तो हम उसको 6 घंटे में, तो हमें 200 रुपए जो है वो या 400 रुपए पर आवर जो है वो हमें मिलता है। तो क्या होता है ना, तो ये वाली चीज जो है वो इसके हमें कोई पैसे नहीं मिलते। देखो हम बात करेंगे, हो सकता है मिल जाए। तो खैर बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, लेकिन मेरे लिए जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो स्कोप है, मेरे लिए बड़ा स्कोप है कि भाई मैं अपने पोर्टफोलियो में लिख सकता हूं कि मैंने जो है वो Amazon सेज मेकर के ऊपर 50 घंटे लगाए, और वो मैं 10 किस्म के सवालात Amazon सेज मेकर के हवाले से दे सकता हूं। क्या ख्याल है सर? पोर्टफोलियो दिखाना भी होता है, दिखाएंगे कैसे सर, ये भी तो बताएं। चला के दिखाऊंगा ना, ये इसकी तस्वीर भेज दूंगा इसकी, ये वाली है ना। हाँ ये सही है सर, एक तस्वीर मुझे भी भेज देगा, मैं भी लगा दूंगा। हाँ, तो ये जो है, ये मैंने जो काम किया हुआ एक्सपेरिमेंट, ये भी दिखाऊंगा ना, ये उनको ये बोला सर मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया है ये। ठीक हो गया सर, एंड पॉइंट का बड़ा अच्छा लगा। चलें सर, गुड, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जो आप लोगों को इसको करना है इसी चीज को कि आपने ये एंड पॉइंट बना लिया, और एंड पॉइंट जो है वो डिलीट भी कर दिया, और ये आपने अगली जुपिटर नोटबुक पे भी चला लिया। अब यही काम अगर आपको अपने कोड के थ्रू करना है तो आप कैसे करेंगे? मुश्किल हो जाएगा सर। अच्छा, लेकिन ये अभी जो मेरे जो कोड है, मैंने अभी अपने लैपटॉप से भी इसको चलाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा जो कोड है वो यहाँ तक तो सही चल रहा है, लेकिन जब मैं उसको आगे कुछ जॉब्स के लिए चलाने को कहता हूँ तो वो वहां पर फेल हो रहा है। तो इसके लिए जो है, अब आप लोगों का जो काम जो है वो शुरू है कि आप लोग जो है ना यह तक कर लिया, अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपने जो है वो इम्पोर्ट किया, सेज मेकर का सेशन लिया, ये वाला काम तो आप पहले देख ही चुके हैं, ठीक है। और ये वाली इस बकेट के जरिए जो है ये आपने डिफॉल्ट बकेट ली, ठीक है, उसका प्रीफिक्स लगाया, और उसको आपने अपना जो डेटा है अपने सबसे पहले आप ये पहले चीज ट्राई करेंगे Amazon सेज मेकर स्टूडियो पे जाकर। Amazon सेज मेकर स्टूडियो के अंदर जुपिटर की नोटबुक के अंदर ये आप ये वाला काम करेंगे। ये वाला काम करने के बाद जो है ये सारी चीजें चलाने के बाद ये वही चीजें हैं जो हमने GUI से की थी, और उसके बाद ये डेटा वगैरह जो है वो चलाएंगे और आपके पास वेट नहीं करेंगे और उसकी आप मॉनिटरिंग कर लेंगे। ये बात देख रहे हो ना, देखो ये वाली चीज जो थी ये मैंने आपको पिछले हफ्ते असाइनमेंट भी दी थी, द लॉन्चिंग अ जॉब, द सेज मेकर मेक्स एक्सट्रीमली इजी टू लॉन्च ऑटो पायलट जॉब, जस्ट अपलोड दिस थिंग। तो ये एक जॉब जो है वो आपने इस तरह यहाँ पर डेटा आपने अपलोड किया और AutoML की जो जॉब थी यहाँ पर आपने चला ली, जिसमें आपने इसको जो हमने GUI के जरिए किया था वो हमने यहाँ पर कमांड के जरिए कर रहे हैं। उसको आप मॉनिटर भी कर सकते हैं अपनी जॉब के जरिए, जरूरी नहीं है कि आप GUI पे जाके देखते रहे, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो ये कैंडिडेट नोटबुक और ये डेटा नोटबुक जो है ये आपस में आप डाउनलोड भी करके लेकर आ सकते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये आपके पास बताया गया, इस तरह से आप जो है ये अपने जुपिटर नोटबुक के ऊपर ये चला के देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं इसके ऊपर इस अगले वीक के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमें अपने लोकली कंप्यूटर से इस जॉब को रन कर रहा है, मैं सेज मेकर के अंदर जुपिटर की नोटबुक नहीं चलाना चाहूँ बल्कि अपने लोकल कंप्यूटर की नोटबुक चलाना चाहूँ, तो क्या मैं उसके लिए कनेक्टिविटी कैसे एस्टेब्लिश करूंगा? ठीक है, आपको जो है आपने सर उसमें 1 2 3 भी तो आप थोड़ा रीड कर दिया करें ना सर, जरा उर्दू में भी कर दिया करें सर, ताकि टेम्पो बने ना सर। कौन सा 1 2 3? ये जी सर, ये जरा इस तरह ही होता है ना सर, ये तो सर स्टडी वो यही होती है ना क्लास में, वो तो आप वो कहते हैं ना। लेकिन यार देखो ना, आप Q4 लेवल के स्टूडेंट हो ना, ये भी तो देखो जरा। तो सर वो हर जगह मतलब मैं आपको इसमें से मुझे ये पता है सर MBBS 5th ईयर हो सर, पढ़ते हैं सर ये सब आप पढ़े ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये काम करना है, मतलब ये आपको पढ़ना है। अगर इसमें कोई सवाल है आप किताब खोल के देख ले, अगर कोई अभी का सवाल है वो अभी के अभी सवाल कर ले। नहीं ये सही हो गया, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, खुदा के लिए कर दिया करें सर, मतलब मजा आ जाए। क्या रिक्वेस्ट मुझे बताओ भाई। देखो एक चीज ये है, नेक्स्ट क्लास में ना ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ना 4, ये पढ़ के इसको उर्दू में ट्रांसलेशन 2-2 लाइन का कर दिया करें सर, हर जगह। अच्छा मैं आपसे ये कहता हूँ, अच्छा मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो लो। अब नेक्स्ट क्लास क्या, इस क्लास के अंदर आपने बिल्कुल सही पूछा,
अब आप इसमें कोई इसको पढ़ ले, और अगर इसमें से कोई चीज किसी को समझ में नहीं आ रही तो पूछ ले, मैं बता दूंगा उर्दू में। सर आपकी बहुत प्यारी बात है, लेकिन एक चीज को ना 4 से 6 दफा पढ़ता है बंदा, तब जाके दिमाग में सेट होता है। ये एक जर्नल जो IQ लेवल का होता है वो इसी तरह भाई बाकी लोग टीचर पढ़ाता है, एक दफा टीचर पढ़ाते हैं, फिर बच्चा 2-3 दफा पढ़ता है फिर उसकी प्रैक्टिस करता है। सर ये सही कह रहे हैं वैसे इस बात में। अच्छा, आप ही कहते हैं कि आप लोग ये चाह रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आप लोग। अगर हाँ तो आप मुझे बोले ना कि सर इसमें से जो 4 नंबर है ये हमें मैं एक्सप्लेन कर दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सर वो आपको ना चैप्टर लेके ना चलते इसी तरह रहना होता है कि जिस तरह एक पेज है थोड़ा उसको पढ़े, ये चीजें बताई, फिर हम भी जो अपने घर में भी वो चीज दोबारा 2-3 दफा पढ़ेंगे, फिर जाके ग्रिप। हाँ तो भाई आप मुझे बता दो ना कि यार आपको चैप्टर बच्चों की तरह 1 बाय 1 पढ़ा रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपको पढ़ा दूंगा नेक्स्ट क्लास से। लेकिन मुझे ये बताओ कि आप जैसे ये तस्वीर है, क्या ये मैंने तस्वीर आपको चला के नहीं बताई? हाँ तो ये तस्वीर दिखाई, ये बहुत ये VIP। इसके अलावा जो थ्योरी लिखी हुई है ना सर, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ लेकिन बेटा वो जो थ्योरी थी वो मैंने आपको वैसी उर्दू में वैसी चला के बताई ना, जैसे मैंने आपको बताया। ये चीज देखो यहाँ लिखी हुई है, गोइंग बैक टू द एक्सपेरिमेंट टैब, वी राइट क्लिक द नेम ऑफ अवर एक्सपेरिमेंट एंड डिस्क्राइब R2ML जॉब। ये तो मैंने आपको करके दिखाई, उर्दू में बताया भी। This opens the list of training job, making sure that we are sorted the descending objector. We select the best one. It is highlighted with the star. तो ये चीज तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को, जब मैंने अभी मैंने अपना वो स्टूडियो बंद कर दिया है, लेकिन स्टूडियो में ये आपको बस 3-4 मरतबा करके बताया ना सर। बिल्कुल बताया सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि देखो अगर इसमें से कोई चीज ऐसी है जो मैंने ओवरलुक कर दी है, आप किताब पढ़ लो। आप किताब पढ़ के अगली क्लास में या बीच में अगर हमारे कुछ व्हाट्सएप पर किसी से भी सवाल कर लो कि यार ये जो हम ये वाला जो टॉपिक है ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे एक टॉपिक है ऑन द स्कोन शोवर द वी जस्ट गिव एंड पॉइंट नेम एंड लीव ऑल अदर सेटिंग एज इज। अगर ये आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप सवाल कर लो। अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना कि यार टीचर जो है ना वो आपको एक एक चीज आप बिल्कुल बताएगा, तो यहां पर फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि टीचर जो है वो कहीं ना कहीं पे कहीं ना कुछ तो ओवरलुक कर चलेगा ना। सर वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी। देखिए सर नासिर भी ना एक वो लाइन लेके चलता है, और इसके अलावा भी सर मैंने हर जगह भी देखा है वो सब लोग इसी तरह लेके चलते हैं, बुक को लेके चलते हैं, बताते हैं, फिर उसको पहले ये थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसको बताते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, बताते हैं। सर डायरेक्ट इमेजेस बताना तो स्कीमिंग कहलाता है सर, कि वो जब एग्जाम आने वाला होता है उस टाइम ये इमेजेस बता रहे होते हैं कि रिवीजन के तौर पे बताया। आप समझ रहे, देखो यार ये एक ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल को मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बता चुका हूं ना, सही है। एक मिनट जरा मैं ये पॉज कर दूं वीडियो की रिकॉर्डिंग, बल्कि फिनिश कर देता हूं मैं इसको। सर क्लास खत्म हो